हाय कॉन्स्पिरेसी फ्रेंड्स, मेरा नाम साइमा है। नाम तो सुना नहीं होगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपनी पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी पर चलते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है सलमान और शाहरुख खान के बारे में। साल 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े के कारण पूरा बॉलीवुड दो कैंपों में बंट गया। एक कैंप शाहरुख खान और एक सलमान खान। और इसके बाद मीडिया ने भी इस बात पर डिस्कशन किए, डिबेट किए, सही है कौन गलत है, इस पर भी बातें होने लगी। और ये बात बाद में पब्लिक डोमेन में पहुंच गई और लोग भी साइड्स लेने लगे कि किसकी गलती थी, कौन सही था, किसने शुरू किया। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। अगर मैं ये कह दूं कि ये झगड़ा ही एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है तो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट थिंग, ये झगड़ा कभी झगड़ा था ही नहीं। ये एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड पीआर स्टंट था जिससे शाहरुख और सलमान की पब्लिसिटी को एक बूस्ट मिल सके। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पोलराइजेशन थियरी, जिससे एक ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं किसी एक चीज़ के लिए। और वो यहाँ पर शाहरुख और सलमान के बीच थी उनका स्टारडम। और ये पीआर स्टंट पुल करने का मेन रीज़न जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ 2000 न्यू फेसेस स्टार्टेड टू इमर्ज इन फिल्म इंडस्ट्री, जैसे ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय के बारे में ये भी कहा जाता था कि करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शन का नेक्स्ट शाहरुख खान विवेक ओबरॉय होगा। इनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में शाहरुख और सलमान को लीड रोल मिलना मुश्किल हो जाता और इनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो जाती। और आपको पता है शाहरुख और सलमान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉलिटिकल पावर कितनी है, और यही उन्होंने स्टंट पुल किया कि उनकी जो फैन बेस है वो पोलराइज हो सके। और इसके बाद जितने भी इनकी मूवीज़ आए, ये इनके फैन बढ़ चढ़ के इसको पॉपुलर बनाने की होड़ में लग जाए। चाहे वो मूवी अच्छी हो, गंदी हो, बकवास हो, इससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2010 सलमान खान की ज़्यादातर मूवीज़ 100 करोड़ के ब्रैकेट में रेवेन्यू जनरेट करने लगी। शाहरुख खान की उतनी नहीं, लेकिन ये पीआर स्टंट सलमान की इमेज के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई और दोनों की एक स्टारडम में भी एक उछाल आ गया। कभी आपने ये सोचा था? कभी सोच के देखिए। आपको ये थियरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरी है प्रोजेक्ट CIA, प्रोजेक्ट इंडिया। अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे दुनिया में फेमस है एक सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए। और ज़्यादातर इनका सीक्रेट ऑपरेशन रेजिम चेंज पर होता है, यानी सरकार गिराना। इसके लिए एक पूरी विकिपीडिया पेज है इंटरनेट पर, जहाँ पर इन्होंने इनका प्रोजेक्ट चालू किया और सक्सेसफुल भी रहे। इन्होंने यही ट्राई इंडिया में भी किया और ये प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक रेवोल्यूशनरी फेस चाहिए था जिसे पैन इंडिया एक्सेप्टेंस हो, और वो चेहरा था शहीद भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी था और आम रेवोल्यूशनरी में उनका बहुत विश्वास था और ये फेस पूरे यूथ में फिट बैठ जाएगा, ऐसा उनका अनुमान था। अब ये कॉन्स्पिरेसी थियरी चालू होती है कि साल 2000 में एकदम से शहीद भगत सिंह पर मूवीज़ बनने लगी। 2002 के मई में और जून के पहले हफ्ते में विद इन अ वीक देयर वर 3 रिलीजेस ऑन शहीद भगत सिंह, जिसमें एक मूवी में था सोनू सूद, दूसरे में था अजय देवगन और तीसरे में था बॉबी देओल। ये साल कोई स्पेशल ईयर भगत सिंह के लाइफ में नहीं था, यानी कि 75th बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी और 100th बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी पर ऐसी मूवीज़ एकदम से बन गई। और इसके बाद हर रीजनल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी पर मूवीज़ बनती रही, यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और मीडिया में भी ये बात चलने लगी कि वो कैसे रेवोल्यूशनरी थे, उनका आम रेवोल्यूशन कैसा था और उन्होंने रेवोल्यूशन को कैसा एक नया चेहरा दिखाया था। और लोगों के बाद में ये बात दौड़ने लगी
और इसके बाद 2006 में एक बहुत ही फेमस यानी कि आज के नाम पर कल्ट मूवी रिलीज हुई, रंग दे बसंती। अगर आप इस मूवी के प्लॉट को देखें, प्लॉट इन्हीं तीनों के दरमियान घूमती है, लेकिन बैकड्रॉप में दिखाया जाता है कि कैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आर्म रिवॉल्ट एक एस्टैब्लिशमेंट, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया था और उनका एक आइडिया था कि आर्म रेवोल्यूशन से ही एक बदलाव आ सकता है। और वैसे ही मूवीज़ में भी आमिर खान और उसके ग्रुप ने भी एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी और यही आइडिया वो इंडिया के यूथ के माइंड में मैनिफेस्ट करना चाहते थे कि अब भारत को बदलना है तो एक ऐसा आर्म रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा जहां पर वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी हो और इंडिया का फ्यूचर भी बदले। और इसी दरमियान आमिर खान का सत्यमेव जयते प्रोग्राम भी आया था टीवी पर 2008 और यही सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पर बातें चल रही थी कि कैसी इंडियन सोसाइटी एज एन रॉटन सोसाइटी बन रही है और गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रही है और इसे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है फॉर अ बेटर फ्यूचर। 2008 के दरमियान ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी चालू हुआ था अन्ना हजारे के द्वारा और इन्हें भी मीडिया में प्रोत्साहन मिली, इस पर डिस्कशन होने लगे और थोड़ी साल के बाद इसमें अरविंद केजरीवाल भी जुड़े और इसके बाद जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। ये कहते थे कि ये पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, बट जैसे ही इन्हें मौका मिला ये पॉलिटिक्स में घुस गए और आम आदमी पार्टी ने एक स्लोगन पे आई थी, ये बदलने आई है, सिस्टम को बदलने आई है। और अगर आप देखें कि विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 years द रेलेवेंस दैट आम आदमी पार्टी हैज़ गॉट इट्स ट्रेमेंडस। ये इनकी तुलना कांग्रेस, बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टियों से होने लगी और इनके मॉडल की बात यूरोप में, अमेरिका में फैलने लगी जैसे। और हाल ही में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट हुआ तब यूरोपियन यूनियन, जर्मनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट जारी की है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। यूएसए की गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ने भी कहा था कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड मेजर लीडर्स आर गेटिंग अरेस्टेड इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। इसी वक्त शिबू सोरेन सीएम का भी अरेस्ट हुआ था, लेकिन आपने कहीं सुना नहीं होगा कि ऐसा स्टेटमेंट उनके लिए भी जारी किया गया। तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट ये आम आदमी पार्टी को क्यों मिल रहा है, कभी आपने सोचा है? ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है और आपको ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कैसी लगी कमेंट में लिख दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है बॉस। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है फ्लॉप मूवी और मनी लॉन्ड्रिंग। अंदाजन पूरे साल में पैन इंडिया में 1300 से 1400 मूवीज रिलीज होती हैं इन अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस और उसमें अगर हिंदी की बात की जाए तो लगभग 250 से 300 मूवीज हर साल रिलीज होती है और इनमें से लगभग कुछ ही मूवीज सक्सेस पाती है। अंदाजन रोहित शेट्टी कहते हैं कि 100 मूवीज बने तो उनकी सक्सेस रेट सिर्फ 8 से 10% होते हैं, फिर भी इतनी सारी मूवीज बनती है क्यों? और वो भी फ्लॉप। ज़्यादातर मूवीज का हमें नाम भी पता नहीं होते, वो कब आते हैं कब चले जाते हैं, पर इनका कलेक्शन होता है। और अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स जो होते हैं वहाँ पर बोगस बुकिंग बहुत होती है। न्यूज़ मीडिया में भी दिखाया गया है कि कैसे ये इन्फ्लेटेड बुकिंग दिखाते हैं और कैसे कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल बुकिंग होती है। ये क्यों होती है? ये हवाला से पैसे लाकर ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील कर देते हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे वाइट करते थे, वैसे ही अब बुकिंग पोर्टल से ये ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि बुकिंग पेज पर ऑक्यूपेंसी दिखाई जा रही होगी 90%, बट जब आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो उस मूवी के लिए जो बुकिंग दिखाई जा रही थी पूरा थिएटर वेकेंट रहता है, बस 10-12 लोग ही दिखाई देते हैं। तो ये फुल बुकिंग के पैसे जाते कहाँ हैं? और कोई भी बुकिंग पोर्टल ऐसा नहीं करेगा कि फेक बुकिंग दिखाए, क्योंकि उनका भी ये तो बिजनेस है, उन्हें भी कमाना है। तो ये फेक बुकिंग के द्वारा ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील कर देते हैं और ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। आपको ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपको और कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं और बनाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।